जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों। इंडिया के लार्जेस्ट लैंग्वेज प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रजत रिछारिया यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों यूनिट 9। आज हम देखने वाले हैं बच्चों सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो हमारा पार्ट 2 होता है, मतलब चैप्टर 2 होता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। उसका मैं बताने वाला हूं आपको क्या, पार्ट 2 है ना। मतलब ये जो लेक्चर होने वाला है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का पार्ट 2 हो चुका है बच्चों। ये पार्ट 3 होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों, ये पार्ट 3 होने वाला है। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, मैंने जैसा ही पिछले लेक्चर में समाप्त करा था, अपन इस चीज में पढ़ेंगे क्या क्या सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट लेकर आए हैं, कौन कौन से एक्ट लेकर आए हैं, कौन कौन से नीति लेकर आए हैं, और उसी के साथ साथ बच्चों बीएसएनएल क्या होता है, एमटीएनएल क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बच्चों मेरी बात करें, मेरा नाम रजत कुमार रिछारिया है। मुझे 3 वर्षों के पढ़ाने के अनुभव के साथ साथ 2 बार मैं क्या यूपीएससी सीडीएस क्वालिफाई कर चुका हूं। कोड आपका, अगर कोई भी बच्चा कोर्स खरीदना चाह रहा है अनअकैडमी पर, तो कोड अपना क्या हो जाएगा, RRMPPSC। भले ही बच्चा आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, अगर बच्चा आप कोर्स खरीदना चाह रहे हैं तो कोड आप यूज कर सकते हैं RRMPPSC। कोड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। मेरी पूरी फ्री क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। जो क्लासेस है मेरी वो फ्री चल रही है। 3 क्लासेस चल रही है बच्चा, देखो, जिसमें से शाम 7 बजे हम यूनिट 7 के साइंस के एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। बहुत डिटेल में जानते हैं बच्चों, सारे एमसीक्यू का जो अध्ययन होता है वो बहुत विस्तार से करते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चों 8 बजे आईसीटी, जो हम आपको अभी दिख रही है कहां पर, यूट्यूब चैनल पर। फिर 9 बजे दिख रही है बच्चों, यहां पर हम कर रहे हैं यूनिट 1 और 3। मतलब बच्चा एमपीजीके के बहुत बढ़िया एमसीक्यू की सीरीज यहां पर चल रही है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा बच्चों ऐप पर। जो 7 बजे और 9 बजे वाली क्लास है, ये आपको ये क्लास मेरी कहां पर दिखेगी, ऐप पर दिखेगी। आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, और उसके बाद नीचे आपको सब्सक्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या देखने को मिल जाएगी, मेरी प्रोफाइल की लिंक देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बच्चा एक और गुड न्यूज है, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा मेरा बैच स्टार्ट होने वाला है। किस चीज का बच्चों, बैच स्टार्ट होने वाला है आपका पॉलिटी का, है ना। पॉलिटी का फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आज इसका पहला लेक्चर होने वाला है 4 बजे। कहां पर बच्चों, अनअकैडमी ऐप पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो बच्चा याद रखें, जिसको पॉलिटी में प्रॉब्लम जा रही है वो ज्वाइन कर सकता है पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। रोज शाम 4 बजे ये हमारा बैच स्टार्ट हो गया है आज से। आज इसका पहला लेक्चर हमें देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कहां छोड़ा था, हमने छोड़ा था बच्चों सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का भारत में विकास कैसे हुआ। तो हमने 2 देखे थे सर। पहला हमने देखा था संस्थागत विकास देखा था, जिसके अंतर्गत ट्राई, VSNL, MTNL, VSNL, BTIL, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंसी ऑफ इंडिया। फिर हमने देखा था बच्चों नीतिगत विकास में हमने क्या देखा था, नीतिगत विकास में अपन ने देखा था सर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, IT एक्ट संशोधन 2008, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 और राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018। ये सब का हम क्या करने वाले हैं बच्चों, यहां पर हम करने वाले हैं इन सब चीजों का अध्ययन, ठीक है। तो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। और बच्चा जो हमारा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बच गए थे, तो इस लेक्चर में उन टॉपिक्स को खत्म करते हुए फिर हम क्वेश्चंस लगाते हुए ये लेक्चर को, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को यहां पर समाप्त करेंगे। फिर हम अगले लेक्चर से क्या स्टार्ट कर देंगे बच्चों, कंप्यूटर स्टार्ट कर देंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों ट्राई का पूरा नाम क्या है। ट्राई का पूरा नाम है बच्चों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राई बोलते हैं। देखो, इसका पुराना नाम क्या था, भारतीय दूरसंचार संस्थान था, लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया था, भारतीय दूरसंचार विनियामक संस्था। क्लियर। अगर हम बात करें, जिसे दूरसंचार अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया था बच्चों, ट्राई कर दिया गया था, ठीक है। पहले क्या था, भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण, ये भारतीय दूरसंचार संस्थान था, लेकिन जो आपका दूरसंचार अधिनियम 2000 आया ना, उसने इसका नाम क्या कर दिया बच्चों, ट्राई कर दिया। क्लियर। ये बच्चों कौन सा नोडल मंत्रालय कौन सा है, किसके अंतर्गत ट्राई काम करता है, तो बच्चों मंत्रालय है संचार मंत्रालय। पूछा जा सकता है ना, ट्राई किसके अधीन काम करता है, कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है बच्चों, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री।
मतलब सर संचार मंत्रालय। क्लियर। फिर हम देखें बच्चों ट्राई की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी। स्थापना हुई थी बच्चों 20 फरवरी 1997 में। 20 फरवरी 1997 में हमें इसकी स्थापना देखने को मिली थी। वही हमने बच्चों इसका हेडक्वार्टर कहां देखा, हेडक्वार्टर देखा या मुख्यालय देखा नई दिल्ली में। और अभी ट्राई के अध्यक्ष कौन चल रहे हैं, पीडी वाघेला जी बिल्कुल चल रहे हैं सर। तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं। सबसे पहले ट्राई की स्थापना कब हुई थी, 20 फरवरी 1997 में। पूरा नाम क्या है सर, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर। इसका पहले नाम क्या था सर, भारतीय दूरसंचार संस्थान। जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट आया, दूरसंचार अधिनियम आया 2000, उसके द्वारा इसका नाम क्या कर दिया गया सर, ट्राई कर दिया गया। फिर हमने देखा सर कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही है, ये मंत्रालय के अंतर्गत काम करी बच्चों संचार मंत्रालय। क्लियर। मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है, पीडी वाघेला जी। बच्चों अब आ जाता है इसको बनाया क्यों गया, ये कार्य क्या करती है। तो अगर हम बात करें दूरसंचार संबंधी विवादों व अपीलों को सुनने के लिए इसको बनाया गया है। दूरसंचार सेवाओं पर नियंत्रण रखने के लिए इसको बनाया गया है। कनेक्शन, उपभोक्ता शुल्क, गुणवत्ता के बारे में निगरानी रखने के लिए इसको बनाया गया है। आपने सुना होगा जैसे कि आप कोई जो मोबाइल सिम ऑपरेटर यूज करते हैं, उनके नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, यहां पर क्या हो जाता है उनको बच्चों कॉल ड्रॉप की सुविधा देखने को मिल जाती है। सुविधा बोले कि असुविधा बोले, असुविधा, कॉल ड्रॉप की असुविधा देखने को मिल जाती है बच्चों, कॉल ड्रॉप होने लग जाते हैं। तो ट्राई ने ये बोला था कि कॉल ड्रॉप की सुविधा को आप क्या समाप्त करें, अथॉरिटीज से बोला था। अगर आप समाप्त नहीं कर रहे हैं तो आप पे केस किया जा सकता है। और आप पर लगभग इन्होंने 3 करोड़ का क्या लगाया था बच्चों, कंपनी पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया था कॉल ड्रॉप की असुविधा को देखते हुए। जो बीच में आपके कॉल कट हो जाते हैं ना, या फिर किसी और से मिल जाते हैं, तो इस पर आप केस भी कर सकते हैं, इस पर आप केस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ट्राई आपको समझ में आ गया। 1997 2000 में एक्ट आया, नाम चेंज हुआ, हेडक्वार्टर दिल्ली, अध्यक्ष और पीडी वाघेला जी। काम क्या कर दिया वो भी आपने देख लिया। चलो अगली बात करते अपन VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। बच्चों इसकी स्थापना कहां हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी बच्चों मुंबई में। कब हमें देखने को मिली थी, 1 अप्रैल 1986। जो VSNL है सर, उसकी स्थापना कहां देखने को मिली, हमें मुंबई में देखने को मिली। अगर हम बात करें स्थापना वर्ष क्या था, 1 अप्रैल 1986। इसके अन्य कार्यालय भी देखने को मिल जाते हैं। कहां पर देखने को मिल जाते हैं, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में, जालंधर में और जयपुर में। क्लियर। फुल फॉर्म याद रख लेना आप, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड 1986, मुंबई में मुख्यालय और अन्य कार्यालय दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, जालंधर और जयपुर में। कार्य क्या करता है बच्चों, विदेश संचार लिमिटेड काम क्या करता है, तो काम करता है बच्चों उपग्रह एवं भू केंद्रों के अलावा अंतर समुद्री केबलों के प्रचलन का कार्य करता है। जो अंतर समुद्री मतलब केबल डली हुई है बच्चा, इंटरनेट केबल्स, उनके प्रचालन का क्या करता है, उनके संरक्षण का काम ये करता है VSNL। ठीक है, चाहे वो उपग्रह से अगर आ रहा हो या भूकेंद्र से क्या आ रहा हो, आपके सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। चलो अगर हम बात करें VSNL का टाटा समूह द्वारा अधिग्रहण कर लिया था कब बच्चों, 13 फरवरी 2008 में। और इसका बच्चों नाम क्या कर दिया गया था, टाटा कम्युनिकेशन कर दिया था। ये चीज आप याद रख सकते हैं। वहां पर क्वेश्चन दे दिया जा सकता है कि किसका नाम परिवर्तन कर टाटा कम्युनिकेशन कर दिया है। वहां पर VSNL देखने को मिलेगा, BSNL देखने को मिलेगा, MTNL देखने को मिलेगा, ट्राई देखने को मिल जाएगा। तो आप आंसर क्या कर सकते हैं बच्चों, VSNL। क्लियर हुआ, चलो बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं बच्चों क्या, MTNL का सबसे पहले फुल फॉर्म देखना, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना भी कब देखने को मिली थी बच्चों, हमें देखने को मिली थी 1 अप्रैल 1986 को ही। और हमने देखा था इसका मुख्यालय कहां था बच्चों, इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों, नई दिल्ली में अवस्थित। जबकि VSNL का कहां था, मुंबई में अवस्थित था। उसके पहले हमने क्या देखा था सर, ट्राई क्या कहां था, नई दिल्ली में अवस्थित था। ठीक है, चलो स्थापना 1 अप्रैल 1986 VSNL के साथ ही देखने को मिल गई थी। इस संस्थान ने GSM उपयोगकर्ताओं को डॉल्फिन तथा CDGMA उपयोगकर्ताओं को गरुड़ सेवा प्रदान की। याद रखना, डॉल्फिन और गरुड़ सेवा किससे संबंधित है, तो MTNL से संबंधित है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से संबंधित सेवाएं देखने को मिल जाती हैं। अगर हम बात करें बच्चों कार्य क्या है, ये MTNL काम करता था, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वॉइस मेल की सुविधा क्या करता था बच्चों, प्रदान करता था।
है ना, प्रदान करना एमटीएनएल का काम होता है। रेडियो डेटा पैकेजिंग संचार में इसका यूज होता है और टेलीमेट्रिक सेवा प्रदान करना भी इसका कार्य है। महत्वपूर्ण कार्य याद रखना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वॉइस मेल। क्लियर, बढ़िया। आगे बात करते हैं बच्चों बीटीआईएल। बीटीआईएल की स्थापना कब हुई? बीटीआईएल की स्थापना हुई सर 1948 में। सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं, भारत टेलीफोन उद्योग लिमिटेड। भारत टेलीफोन उद्योग लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। अगर हम बात है 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां देखने को मिल जाता है बच्चों? बेंगलुरु। ठीक है। विनिर्माण इकाइयां जैसे नैनो इलाहाबाद, रायबरेली, मनकापुर, पल्लड़ केरल और श्रीनगर में इसकी विनिर्माण इकाइयां देखने को मिल जाती है। नैनी इलाहाबाद में देखने को मिल जाती है बच्चों, रायबरेली में देखने को मिल जाती है, मनकापुर पलक्कड़ केरल में और श्रीनगर में इसकी क्या देखने को मिल जाती है? विनिर्माण इकाइयां। याद रखना बीटीआईएल कब स्थापना हुई थी? 1948 और मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु में। कार्य क्या करता है सर बीटीआईएल? बीटीआईएल बच्चों जीएसएम मोबाइल उत्पादन करता है और आईसीटी उपकरणों का भी उत्पादन करता है बीटीआईएल, याद रखेंगे आप। फिर आ जाता है बच्चों बीएसएनएल, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। ये तो बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा एवं इसकी तो सिम भी यूज करी होगी, है ना बच्चों, करी है। इसकी स्थापना याद रखना बीएसएनएल की कब करी गई थी? 1 अक्टूबर 2000 को करी गई थी। 1 अक्टूबर 2000 को बच्चा बीएसएनएल की स्थापना करी गई थी। अगर हम देखें बच्चों इसका मुख्यालय कहां देखने को मिल जाता है? इसका मुख्यालय हमें देखने को मिल जाता है नई दिल्ली में। इसका कार्य क्या था बच्चों? मुंबई व दिल्ली को छोड़कर संपूर्ण भारत में सेवाएं उपलब्ध कराना। इन दो शहरों को छोड़कर ये संपूर्ण भारत में सेवाएं अपनी उपलब्ध कराता था बीएसएनएल। अब तो शायद सारे भारत में ही इसकी सेवाएं चालू हो गई। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्ट्स इंडिया लिमिटेड, इसे दूरसंचार विभाग, निपटान और अपील न्यायाधिकरण भी कहा जाता है। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, किसे दूरसंचार विभाग, निपटान एवं अपीलीकृत न्यायाधिकरण भी कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या दे दिया जाएगा? उनमें से एक ऑप्शन रहेगा टेलीकम्युनिकेशन कंसल्ट इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। स्थापना कितने वर्ष में देखने को मिली? स्थापना हुई थी बच्चों टीसीआईएल की स्थापना हमें देखने को मिली थी। टीसीआईएल की स्थापना हमें देखने को मिली थी 1978 में। कब देखने को मिली थी? 1978 में। भारत सरकार का लघु रत्न दर्जा इसको प्राप्त है, लघु रत्न उद्योग का दर्जा इसको प्राप्त है। यह एशिया अफ्रीका के लगभग 57 देशों में कार्यरत है। कितने देशों में कार्यरत है? एशिया अफ्रीका के 57 देशों में कार्यरत है टीसीआईएल। क्लियर क्लियर। देखो फिर से एक बार तीनों चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हमने ट्राई समझा, कब आया बच्चों? 20 फरवरी 1997 में आया। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय दूरसंचार संस्थान। 2000 में जो ट्राई का अधिनियम आया, दूरसंचार अधिनियम आया, उसमें ट्राई इसका नाम कर दिया गया। मुख्यालय कहां देखने को मिल जाता है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? पीडी वाघेला जी। फिर हमने देखा सर बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, स्थापना 1 अप्रैल 1986, हेडक्वार्टर मुंबई में। अन्य कार्यालय जो स्थानीय कार्यालय है वो देखने को मिल जाते हैं दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, जलंधर और जयपुर में। कार्य हमने देखा सर उपग्रह व भूकेंद्रों के अलावा अंतर समुद्री केबलों के प्रचारण का ये कार्य करता है। बच्चों बीएसएनएल को टाटा समूह ने खरीद लिया था 13 फरवरी 2008 को और इसका नाम क्या कर दिया गया बच्चों? टाटा कम्युनिकेशन कर दिया गया था। फिर आया बच्चों एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसकी भी स्थापना 1 अप्रैल 1986 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये क्या करता है बच्चों? जीएसएम उपभोक्ताओं को डॉल्फिन और गरुड़ सेवाएं प्रदान की इसने। याद रखना इसका कार्य क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वॉइस मेल की सुविधा प्रदान करना। फिर हमने देखा बच्चों बीटीआईएल, भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, स्थापना 1948 में हुई थी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। विनिर्माण इकाइयां जहां पर उनकी मतलब फैक्ट्रियां कहां है? नैनी इलाहाबाद में देखने को मिल जाती है, रायबरेली, मनकापुर, पलक्कड़ केरल में और श्रीनगर में देखने को मिल जाती है। कार्य क्या है बच्चों? जीएसएम मोबाइल उत्पादन का काम ये करती थी, बीटीआईएल करते हैं और आईसीटी उपकरणों का उत्पादन का काम भी ये करते हैं। अब बात आती है सर बीएसएनएल से, भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2000 को, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कार्य क्या है बच्चों? मुंबई व दिल्ली को छोड़कर संपूर्ण भारत में सेवाएं उपलब्ध कराना। फिर आता है बच्चों टीसीआईएल, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्ट्स इंडिया लिमिटेड। ये क्या है बच्चों? दूर संचार विभाग का निपटान और अपीली न्यायाधिकरण इसको कहा जाता है। स्थापना 1978 में हुई थी, लघु रत्न का इसको दर्जा प्राप्त है और एशिया और अफ्रीका के कुल मिलाकर 57 देशों में ये कार्यरत है। क्लियर? चीजें क्लियर हुई? वीएसएनएल, एमटीएनएल, ट्राई वगैरह सारी चीजें। चलो बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं बच्चों नीतियां कुछ देखते हैं, कुछ अधिनियम देखते हैं, कुछ संस्थागत क्या देखते हैं बच्चों? प्रयास देखते हैं।
है ना। नीतिगत प्रयास देखते हैं, संस्थागत प्रयास अभी हम देख चुके हैं। नीतिगत प्रयास के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों राष्ट्रीय दूरसंचार नीति। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति देख लेते हैं पहले, सबसे पहले, फिर हम सारी चीजें देखते हैं। क्लियर, चलो आ जाओ फटाफट। अगर हम बच्चा यहां पर बात करें राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2000, तो 31 मई 2012 को इसको मंजूरी प्रदान की गई। फिर इसमें देखेंगे प्रावधान क्या क्या है सर। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति सबसे पहले कब आई थी, यही पूछा जा सकता है। एक सेकंड, सॉरी, सबसे पहले तो बच्चा यही पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति आई कब थी, कब आई थी। 31 मई 2012 को इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। सॉरी बच्चा, सॉरी। चलो अगर हम बात करें इसके अंदर प्रावधान क्या क्या किए गए हैं बच्चों, प्रावधान किए गए हैं मोबाइल पोर्टेबिलिटी तथा रोमिंग शुल्क समाप्त करने का इसमें प्रावधान किया गया है। याद रखना, पहले रोमिंग शुल्क लग जाती थी, अब रोमिंग शुल्क नहीं लगती है ना। बिल्कुल सर, पहले रोमिंग शुल्क लग जाती थी। अगर आप एक स्टेट से मतलब यूपी से एमपी में जा रहे हैं या एमपी से यूपी में जा रहे हैं तो कॉल करने की दर बच्चा 3 रुपए प्रति मिनट के हिसाब से तो मैंने ही पैसे दिए हैं, ठीक है। तो इतनी ज्यादा लग जाती थी, जबकि पहले यहां पर अगर मध्य प्रदेश में देखो 30 पैसे में काम हो जाता था। लगभग 10 गुना रेट हमें देखने को मिल जाता है रोमिंग का। इंटरनेट की स्पीड बच्चों ने क्या करी थी, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 के अनुसार 2 MBPS करने का लक्ष्य इन्हें रखा था। क्लियर। फिर बच्चों ने बताया था स्पेक्ट्रम आवंटन और सर्किल लाइसेंस प्रक्रिया को पृथक कर दिया गया। स्पेक्ट्रम मतलब 2G 3G स्पेक्ट्रम जो लाइसेंस होता है बच्चों आवंटन, उसको अलग कर दिया गया और सर्किल लाइसेंस को अलग कर दिया गया इसमें। फिर बच्चों यहां पर क्या बोला गया था कि ग्रामीण टेलीकॉम उपभोक्ताओं की संख्या 2017 तक 70% और 2020 तक 100% करने का प्रावधान इसमें करा गया था। लगभग ये सफल भी हो गए थे इस प्रावधान में। क्या करा गया था बच्चों, देखो सबसे पहले राष्ट्रीय दूरसंचार नीति कब आई, 31 मई 2012 को आई। प्रावधान क्या किया गया, मोबाइल पोर्टेबिलिटी और रोमिंग शुल्क समाप्त यहां पर कर दिया गया। इंटरनेट स्पीड कर दी गई 2 MBPS। यहां पर स्पेक्ट्रम आवंटन और सर्किल लाइसेंस को पृथक कर दिया गया। फिर कर दिया गया सर ग्रामीण टेलीकॉम उपभोक्ताओं की संख्या में लक्ष्य रखा गया तो 2017 तक 70% ग्रामीण उपभोक्ता हो जाएंगे और 2020 तक लगभग 100% ग्रामीण उपभोक्ता हो जाएंगे टेलीकॉम के। क्लियर। चलो फिर देखते हैं सर टेलीग्राफ अधिनियम, जो सबसे पहला अधिनियम था भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम। ये कब आया था बच्चों, 1 अक्टूबर 1985 में बना था। कब बना था बच्चों, 1 अक्टूबर 1985 में बना था। इस अधिनियम में टेलीफोन संदेशों की निगरानी से संबंधित नियम 419 और 419A का उल्लेख है ना। वो फोन टैपिंग का आपने सुना होगा ना, तो वही है टेलीफोन संदेशों की निगरानी का संबंधित नियम 419 और 419A का उल्लेख इसमें किया गया है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की डेट याद रख लेना आप, 1 अक्टूबर 1985 में बना था। फिर आता है सर IT एक्ट 2008। उससे पहले जो संशोधन था, उससे पहले जानने के लिए हम क्या देख लेते हैं बच्चों, हम देख लेते हैं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, है ना। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम जो था 2000 की बात करते हैं, लागू कब हुआ था, ये आया था बच्चों प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया था। तो याद रखना 17 अक्टूबर 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें कितने हैं बच्चों, 13 अध्याय देखने को मिल जाते हैं, 94 धारा और 4 अनुसूची। 13 अध्याय देखने को मिल जाते हैं बच्चों, 94 धाराएं देखने को मिल जाती हैं और 4 अनुसूची देखने को मिल जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था बच्चा, उद्देश्य हमें देखने को मिल जाता है ई कॉमर्स व ई प्रशासन को बेहतर बनाना। क्या बच्चा, ई कॉमर्स व ई प्रशासन को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य था। क्लियर। इसमें बच्चों प्रावधान क्या किए गए थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है और बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण इसमें कुछ धाराएं हैं। तो प्रावधान हमें देखने को मिल जाते हैं, इसमें संचार के परंपरागत साधनों तथा इलेक्ट्रॉनिक साधनों के समेकित विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। संचार के साधनों इलेक्ट्रॉनिक साधनों के विकास के लिए इसमें क्या किए गए बच्चों, प्रावधान किए गए हैं। मान्यता क्या दी गई है, याद रखना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 IT अधिनियम 2000 में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों एवं डिजिटल हस्ताक्षर को विधिक मान्यता प्रदान की गई है। स्टार लगा लो इस चीज पर, इस चीज पर बच्चा स्टार लगा लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या
कि इसने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों, जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होते हैं मतलब आपकी कॉपीज वगैरह फोन में रख के घूम रहे, डिजी लॉकर, इन सबको क्या दे दिया गया बच्चों, मान्यता प्रदान की गई। और डिजिटल हस्ताक्षर हो जाते हैं आजकल, उसको भी बच्चा क्या मान्यता प्रदान की गई, विधिक मान्यता इसके अंतर्गत प्रदान की गई। क्लियर। फिर बच्चा क्या है, इसने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग कर सभी प्रकार के व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को विधिक मान्यता देती है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से जो व्यवसायिक और वाणिज्यिक कार्य हो रहे हैं उनको भी इसने विधिक मान्यता दे दी। तो याद रखना, डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो व्यापार और वाणिज्यिक कार्य हो रहे हैं सबको विधिक मान्यता किसने दी, प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में दी। जो लागू कब हुआ था बच्चों, 17 अक्टूबर 2000 को। बच्चों कुछ महत्वपूर्ण धाराएं देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। पहले देखते हैं बच्चों धारा 65। धारा 65 में क्या किया गया कि कंप्यूटर संसाधन से छेड़छाड़ करने पर दंड दिया जाएगा, है ना। मतलब यह है कि उसको हैक करने की कोशिश अगर करी जाएगी तो उसके लिए बच्चों इसमें दंड का प्रावधान किया गया है धारा 65 के अनुसार। फिर एक महत्वपूर्ण धारा है बच्चों 66A। इसमें किया गया है बच्चों, क्या बताया गया है कि प्रतिबंधित सूचनाएं एवं आक्रामक संदेशों भेजने पर दंड दिया जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया था इसमें, प्रतिबंधित सूचनाएं और आक्रामक संदेश, जो सूचनाएं प्रतिबंधित है उसको आप भेज नहीं सकते, जो बैन है उसको भेज नहीं सकते, इस पर दंड दिया जाएगा, ये कहा गया था 66A में। लेकिन बच्चा क्या हुआ था, श्रेया सिंघल और भारत संघ का एक केस हुआ था 2015 में। इस मामले में बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को क्या कर दिया था बच्चों, समाप्त कर दिया था। ठीक है, श्रेया सिंघल और भारत संघ वाला जो केस है आप याद रख सकते हैं, ये भी प्रौद्योगिकी से संबंधित है, ये भी आईटी से संबंधित है। क्लियर। फिर आती है बच्चों धारा 66C, पहचान चोरी करने के लिए इसमें दंड दिया गया है। और 66D में क्या दिया गया है, पहचान छुपाकर किसी व्यक्ति के डेटा तक पहुंचने के लिए दंड दिया गया है ना। पहचान चोरी करने के लिए दंड किसमें दिया गया है, 66C में। और जबकि पहचान छुपाकर मतलब कोई और आदमी बनकर, कोई और व्यक्ति बनकर व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने के लिए दंड किसमें दिया गया है, 66D में दिया गया है। फिर हम देखते हैं बच्चों साइबर आतंकवाद के लिए दंड किसमें दिया गया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 66F में। 66F में क्या दिया गया बच्चों, साइबर आतंकवाद के लिए बच्चों दंड का प्रावधान किया गया है। तो हमने क्या क्या देखा बच्चों, सबसे पहले देखा इलेक्ट्रॉनिक अधिनियम, प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था, 2000 में आया था। उद्देश्य क्या था, ई कॉमर्स और ई प्रशासन को बेहतर बनाना। मान्यता किसको दी गई बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता दी गई, विधिक मान्यता। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यावसायिक और वाणिज्यीकरण के कार्यों को भी क्या दी गई बच्चों, विधिक मान्यता दी गई। फिर बच्चा हमने इसमें प्रमुख धाराएं देखी। धारा 65 कंप्यूटर के डेटा से छेड़छाड़ हैक करने की कोशिश के लिए दंड उसमें बताया गया। 66A धारा है उसमें क्या किया गया बच्चों, प्रतिबंधित सूचनाएं एवं आक्रामक संदेश होते हैं उनके भेजने पर दंड यहां पर दिया गया। फिर यहीं पर हमने मामला देखा श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का, जिसमें 2015 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 66A को समाप्त कर दिया। फिर हमने देखा बच्चों पहचान चोरी करने के लिए दंड 66C में था, जबकि पहचान छुपाकर किसी व्यक्ति के डेटा तक पहुंचने के लिए दंड किसमें था, 66D में था। फिर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमने आर्टिकल देखा 66F, मतलब साइबर आतंकवाद के लिए दंड किसमें देखने को मिला, हमें धारा 66F में देखने को मिला। क्लियर। चलो फिर हमने बच्चों यहां पर एक चीज पीछे छोड़ दी थी, आईटी एक्ट संशोधन 2008 में देखने को मिला। आईटी एक्ट संशोधन 2008 में देखने को मिला। इसमें क्या बोला गया था, इसमें महिलाओं की अमर्यादित दृश्य प्रस्तुत एवं शाब्दिक अभद्रता को रोकने हेतु इसमें प्रावधान किए गए थे, है ना। महिलाओं के जो अमर्यादित दृश्य थे उनकी प्रस्तुति तथा शाब्दिक अभद्रता को रोकने के प्रावधान किसमें किए गए थे, आईटी एक्ट संशोधन 2008 में किए गए थे। फिर हमने देखा इस एक्ट की धारा 66E में संशोधन किया गया और धारा 67 जोड़ी गई, धारा 67 इसमें जोड़ दी गई थी। याद रखना आईटी एक्ट संशोधन मुख्यतः 2008 महिलाओं की मर्यादा से संबंधित था। चलो फिर हम देखते हैं बच्चों राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018। देखो बच्चों अगर हम इसकी बात करें राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 तो जारी कब हुई थी, ये जारी हुई थी बच्चों 3 जनवरी 2018 को जारी की गई थी। वर्तमान में प्रचलन में कौन सी है, 2012 वाली प्रचलन में। अगर हम बात करें जो राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति है इसके उद्देश्य क्या क्या थे, उद्देश्य थे बच्चों 2020 तक सभी नागरिकों को 50 Mbps की ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना। क्या थी बच्चों, 50 Mbps की ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना। ये उद्देश्य अच्छे से याद रखना, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
फिर बच्चों यहां पर बताया गया है कि 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों को 1 Gbps ब्रॉडबैंड से जोड़ना, मतलब 1 Gbps की तो सर स्पीड आ जाए, 1 GB पर सेकंड की तो स्पीड आ जाए ग्राम पंचायतों को, ऐसे ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करना 2020 तक। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का क्या था, उद्देश्य था। फिर देखा सर भारत नेट, नगर नेट, ग्राम नेट, जन वाईफाई की चर्चा भी यहां पर की गई थी, बिल्कुल की गई थी सर। और नेशनल साइबर अथॉरिटी के गठन के प्रस्ताव के साथ वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स पर भी चर्चा की गई थी। यहां पर बताया गया था कि नेशनल साइबर अथॉरिटी का गठन हम करेंगे। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान, अभी हम इस पर बात करेंगे आगे जाके, कि स्थापना की बात कहां करी गई थी बच्चों, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 में करी गई थी। और 50% घरों में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड की पहुंच सुविधा सुनिश्चित करना और लैंडलाइन कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान यहां पर करने की बात की गई थी। ठीक है, देश की जीडीपी में डिजिटल क्षेत्र का योगदान 8% से बढ़ाकर 8% तक बढ़ाना था और 2017 में जो कितना 6% से कम था। ये इसमें बोला गया था कि देश की जीडीपी में डिजिटल क्षेत्र का योगदान 8% तक बढ़ाना इनका लक्ष्य था। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का लाभ क्या क्या देखे गए बच्चों इसमें, तेज भरोसेमंद एवं कम लागत वाला संचार देखा, सीमा विहीन विश्व देखा, बेहतर डेटा और फाइल मैनेजमेंट हमें यहां पर देखने को मिला। क्लियर, याद रखना राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कब आई थी, 3 जनवरी 2018 को आई थी। चलो बाकी आपको उद्देश्य मैं बता ही चुका हूं। बिल्कुल बच्चा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रोग्राम्स की। प्रोग्राम जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जाते हैं, जैसे ई जिला प्रोग्राम है ना, इनकी डेट सीधी सीधी पूछी जा सकती है। तो ई जिला प्रोग्राम को मंजूरी दी गई बच्चों कब, ये मंजूरी दी गई आपको बच्चों 2011 में। और ये क्या था, गवर्नमेंट टू सिटीजन आदान प्रदान था, मतलब G2C था क्या, ई जिला प्रोग्राम। फिर हमने देखा सर डायल गवर्नमेंट, डायल गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या था बच्चों, ये लॉन्च कब हुई, 2012 में हुई दिसंबर। और सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों की योग्यता संबंधी सूचना यहां पर उपलब्ध कराना डायल गवर्नमेंट के द्वारा। क्या बच्चों, सामाजिक योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, जैसे किसी योजना में मेरा नाम आ गया, उसकी संबंधित सूचना उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। फिर आ जाता है बच्चों ई ताल। ई ताल का विकास NIC द्वारा किया गया। ये क्या था बच्चों, केंद्र और राज्य स्तरीय ई ट्रांजैक्शन का समायोजन तथा विश्लेषण करना था। फिर हमने देखा सर जाम त्रिकोण। जाम त्रिकोण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लो। जाम त्रिकोण आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा, जाम ट्रिनिटी। इसमें क्या था, यह जनधन योजना, आधार तथा मोबाइल नंबर को प्रदर्शित करता था, है ना। जाम त्रिकोण क्या करता था, जाम त्रिकोण जनधन योजना, आधार तथा मोबाइल नंबर को प्रदर्शित करता था। ये जनधन योजना हो गई, ये आधार हो गई, ये मोबाइल नंबर, तो 3 हो गए बच्चों, है ना। उदाहरण के लिए DBS के जरिए LPG सब्सिडी देना, जो LPG की सब्सिडी आती है ना बच्चों, कुछ ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, फिर सब्सिडी के रूप में आपको आपके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं, वह जाम त्रिकोण का ही हिस्सा है। वन नेशन वन फास्टैग की सुविधा कब प्रारंभ हुई, सर अभी तो देखने को मिली, इसको लागू भी कर दिया गया था, मतलब पूरी तरीके से 100% लागू करा गया था सर, अभी 2021-22 के अंतर्गत इसको 100% लागू किया गया था। प्रारंभ कब हुई थी सर, 2019 में हुई थी। और एक फास्टैग 5 वर्ष के लिए वैध रहेगा, ऐसा कहा गया था, अब शायद इसको आजीवन कर दिया गया है। वन नेशन वन फास्टैग याद रखना 2019 में आया था। चलो बच्चों, आगे की क्लास कंटिन्यू करने से पहले देख लेते हैं कि अनअकैडमी आपके लिए कौन कौन से ऑफर लेकर आया है। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है सीधा का सीधा 20% ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, 20% ऑफ। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं, जहां पर आपको 18,000 रुपए देने थे, वहां पर अगर आप ये कोड मेरा यूज करेंगे, कोड क्या बच्चों, RRMPPSC। RRMPPSC जैसे ही आप कोड यूज करेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। 18,000 की जगह आपको 14,519 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। क्लियर। ऐसे ही बच्चों, अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाह रहे हैं, 12 महीने के लिए लेना चाह रहे हैं, 6 महीने के लिए लेना चाह रहे हैं प्लस, या आइकॉनिक लेना चाह रहे हैं बच्चों, आप जैसे यूज करेंगे आपको 20% कम देखने को मिल जाएगा कोड के बाद प्राइस। ठीक है, आप बच्चों SSC की तैयारी भी कर सकते हैं इसी कोड के साथ, UPSC की तैयारी भी कर सकते हैं, कोड सेम रहेगा बच्चों RRMPPSC। बच्चों गुरुकुल बैच लॉन्च हो चुका है, MPPSC प्री से ओरिएंटेड है, जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ना चाह रहा है तो एनरोल कर सकता है, प्लस मेंबर इसमें भाग ले सकते हैं। और MPPSC का प्राइसिंग प्लान भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, 10% ऑफ देखने को मिल रहा है, सारी चीजें। फिर हमने बच्चों एक बिग अनाउंसमेंट है, अनअकैडमी स्टोर आ गया है। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर एजुकेटर के कोर्स देखने को मिल जाएंगे बच्चों, टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी बहुत कम पैसे में, है ना। और प्रत्येक कक्षा के बाद कंप्लीट नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अनअकैडमी स्टोर से कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं तो कोड याद रखना RRMPPSC, है ना, कोड ये याद रखना बच्चों RRMPPSC। क्लियर। और अभी अप्रैल में कौन कौन से बैच स्टार्ट हुए हैं अनअकैडमी पर, एक बच्चों विजय पथ चल रहा है PSC के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए अप्रैल 6 से स्टार्ट हुआ है।
30 दिन का जिद बैच चल रहा है, महामैराथन प्रैक्टिस बैच होगा एमपीपीएससी के लिए, अप्रैल 13 से स्टार्ट हुआ है। और बात करें जीत कंप्लीट बैच ऑफ एमपी पुलिस एसआई कांस्टेबल के लिए, ये होगा बच्चों अप्रैल 20 से स्टार्ट। क्लियर? चल, बेनिफिट ऑफ सब्सक्रिप्शन आपको पता ही है बच्चों, क्या क्या बेनिफिट हो जाता है कि आप फेवरेट टीचर से कभी भी पढ़ सकते हो, लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू स्ट्रक्चर लर्निंग देखने को मिल जाती है हमें, डिफरेंट बैचेस डिफरेंट कोर्स के लिए देखने को मिल जाते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं, पोल कमेंट में इंटरेक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं बच्चों, आप एक सब्सक्रिप्शन लेके सारे एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हैं बच्चों, डाउनलोड करके लेक्चर्स देख सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं पीडीएफ और नोट्स के साथ। चलिए, है ना। अब हम देखते हैं बच्चों कुछ प्रमुख तथ्य जो बार बार यूज किए जाते हैं, आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के थ्रू। अगर हम देखें बैंकिंग लेनदेन में एक वर्ड यूज होता है बच्चों ईसीएस, इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, है ना। याद रखना ईसीएस का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि फुल फॉर्म पीएससी पूछता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज हमें देखने को मिल जाता है। आईसी सपोर्ट एजुकेशन को क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। ठीक है। वर्ष 1991 में भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क को एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। याद रखना, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कब स्थापित किया था? वर्ष 1991 में। प्रमुख तथ्य हैं, सिर्फ ये फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं सीधे सीधे। जो आईईई है इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। फुल फॉर्म याद रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, IEEE याद रखना। स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। फिर हमने देखा सर नेटवर्क एवं कनेक्टिविटी प्रदान के लिए संदर्भ में वर्ष 2005 में एडुसेट कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। एडुसेट कब आया था बच्चों? एडुसेट आया था 2005 में। नेटवर्क एवं कनेक्टिविटी के संदर्भ में इसकी स्थापना करी गई थी। कंप्यूटर रेजोल्यूशन पिक्सल की संख्या में मापा जाता है। पिक्सल, बिल्कुल, रेजोल्यूशन पिक्सल में मापा जाता है। जीएसएम का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, जबकि जीपीएस का है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीएसएम क्या होगा बच्चों? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। चलो, कुछ प्रमुख तथ्य और देख लेते हैं बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज NIXX की स्थापना कब की गई थी? कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। किसकी बच्चों? NIXI की स्थापना। DSL का पूरा नाम क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और पेंटियम चिप का जनक किसको कहा जाता है? विनोद धाम को कहा जाता है। याद रखना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। किसका बच्चों? पेंटियम चिप का जनक किसको कहा जाता है? विनोद धाम जी को कहा जाता है। फिर बच्चों 27 अक्टूबर 2015 को क्या आई थी? ई सहयोग योजना प्रारंभ की गई थी। और आकाशवाणी की स्थापना कब करी गई बच्चों? 23 जुलाई 1927 को करी गई थी, है ना। ई सहयोग योजना कब आई थी? 27 अक्टूबर 2015। और 23 जुलाई 1927 को क्या हुआ था बच्चों? आकाशवाणी की स्थापना करी गई थी। माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार आपने बता ही दिया था बच्चों, इंटेल ने करा है। और बृहस्पति ई लर्निंग प्लेटफॉर्म IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। नवीन दूरसंचार नीति 2012 के अंतर्गत इंटरनेट की न्यूनतम गति कितनी प्रदान करना बात करी गई थी? 2 Mbps। अभी हम सारी नीति पढ़कर आ रहे हैं ये। फिर बच्चों भारत द्वारा वर्ष 2004 में ब्रॉडबैंड नीति की घोषणा करी गई थी। कौन सी नीति बच्चों? ब्रॉडबैंड नीति की घोषणा करी गई थी। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई है जहां डेटा एंट्री की जाती है, और इस मूल इकाई क्या हो जाती है बच्चों? एक्सेल की सेल हो जाती है। अब हम कुछ चीजें देख लेते हैं जो हम पहले नहीं देख पाए हैं। क्या बच्चों? कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम देख लेते हैं जो हमने पहले नहीं देखी। जैसे कि आपने सुना होगा ऊर्जा बैंड। क्या सुना होगा बच्चों? आपने देखा होगा ऊर्जा बैंड। तो इन चीजों को, जो हमारी चीजें हैं जो हमने पढ़ी नहीं है पहले वाली लेक्चर्स में, वो हम यहाँ पर खत्म करते हैं। फिर हम क्या करेंगे? कुछ ऑब्जेक्टिव लगाएंगे और फिर क्लास को समाप्ति की घोषणा करेंगे। ठीक है। ऊर्जा बैंड क्या होता है बच्चों? ऊर्जा बैंड होता है, देखो, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है तो ये क्या करते हैं बच्चों? अन्योन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे से क्रिया करते हैं। और क्रिया के कारण क्या होता है? प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाता है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से टक्कर कर रहा है या क्रिया कर रहा है तो इनकी जो ऊर्जा होती है ना, क्रिया के कारण जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाती है। इसमें एक ऊर्जा स्तर मूल ऊर्जा स्तर के नीचे होता है। एक ऊर्जा स्तर हो जाता है, ये मूल ऊर्जा स्तर हो गया, मूल ऊर्जा स्तर हो गया। तो एक ऊर्जा स्तर मूल ऊर्जा स्तर के नीचे देखने को मिल जाता है, और एक ऊर्जा स्तर हमें देखने को मिल जाता है मूल ऊर्जा स्तर के थोड़े ऊपर देखने को मिल जाता है ना। ये ऊर्जा स्तर इतने नजदीक होते हैं कि इनके विभेद हम नहीं कर सकते। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है विभेद कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा माइनर डिफरेंस वहां पर देखने को मिल जाता है। इसलिए यहां पर क्या हो जाता है बच्चों? विभेद यहां पर हम कर नहीं सकते। इसलिए यह पूरी चीज मिलकर क्या बनाती है? एक बैंड बनाती है।
यह पूरी चीज मिलकर बैंड बनाती है। इस बैंड को क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा बैंड कहते हैं। क्लियर हुई परिभाषा? फिर से आपको बता देता हूं। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ क्रिया कर रहा है, क्रिया के फलस्वरूप इनके जो ऊर्जा स्तर है बच्चों, वो दो भागों में बंट जाते हैं, है ना। दो ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। एक मूल ऊर्जा स्तर के ऊपर होता है, एक मूल ऊर्जा स्तर के नीचे होता है। इन तीनों को मिलकर क्या बोलते हैं बच्चों? ऊर्जा बैंड बोलते हैं। ऊर्जा बैंड बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहले हम देखते हैं संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड। दूसरा हम देखते हैं बच्चों चालन बैंड। तीसरा हम देखते हैं क्या बच्चों? वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड। वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड। अगर हम बात करें बच्चों संयोजकता बैंड की, तो संयोजकता बैंड ऐसे बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों? संयोजकता बैंड कहलाते हैं। वही हम बात करें, अगर हम बात करें संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित जो चालन बैंड होता है ना, संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को क्या कहा जाता है बच्चों? चालन बैंड कहा जाता है। संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को क्या कहा जाता है बच्चों? चालन बैंड कहा जाता है। याद रखना, यह चालन बैंड क्या होता है बच्चों? रिक्त होता है। यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल जाते हैं चालन बैंड के अंतर्गत। फिर हम देखते हैं बच्चों वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो चालन बैंड और संयोजी बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य में हमें क्या देखने को मिल जाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। यहां पर बच्चों कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिलते। चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य में हमें क्या देखने को मिल जाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल देखने को मिल जाता है। ये सर संयोजकता बैंड हो गया। इसके ऊपर हमने क्या देखा? ये चालन बैंड हो गया। और संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य में हमें क्या देखने को मिल गया? वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल हमें देखने को मिल गया। क्लियर? तो हमने ऊर्जा बैंड समझ लिया क्या होता है, ऊर्जा बैंड के प्रकार देख लिए, संयोजकता बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड हमने यहां पर देख लिया। क्लियर हुई चीजें? चलो बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं बच्चों ऑप्टिकल फाइबर। क्या देखते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम बच्चा बात करें, देखो यह किससे मिलकर बना होता है? यह मिलकर बना होता है ऑप्टिकल फाइबर बच्चों सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिलकर बना हो जाता है। यह बच्चों मिलकर बनाता है सोडियम ऑक्साइड, ये बच्चों मिलकर बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर बना होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, सोडियम ऑक्साइड होता है और कैल्शियम ऑक्साइड से मिलकर ये बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी बच्चों? 1854 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कौन से? जॉन डिंडॉल। कौन थे बच्चों? जॉन डिंडॉल ने दी थी क्या? ऑप्टिकल फाइबर की अवधारणा दी थी। कब? 1854 में। और ये किस पर आधारित होता है बच्चों? ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है ऑप्टिकल फाइबर। किस पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसमें जो सूचना का प्रसारण होता है ना बच्चों, सूचनाओं का प्रसारण, ये किस रूप में देखने को मिल जाता है? सूचनाओं का प्रसारण देखने को मिल जाता है बच्चों प्रकाश पुंजों के रूप में। प्रकाश पुंजों के रूप में देखने को मिल जाता है सूचनाओं का प्रसारण। फिर हम बच्चों देखें, अगर हम भारत की बात करें, भारत में ऑप्टिकल फाइबर कहां कहां था, थोड़ा सा वो अपन देख लेते हैं। भारत में OF। अगर हम बात करें बच्चों, भारत में ऑप्टिकल फाइबर की पहली लाइन कहां बिछाई गई? पहली लाइन बिछाई गई बच्चों भारत में, हमने देखा पुणे के अंदर शिवाजी नगर था। शिवाजी नगर से बच्चों कंटोनमेंट के बीच में बिछाई गई। कंटोनमेंट एक क्षेत्र था, उसके बीच में पहली लाइन ऑप्टिकल फाइबर की बिछाई गई। अगर हम देखें, भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना में कहां देखने को मिल जाता है? मंडीदीप रायसेन में देखने को मिल जाता है। मंडीदीप रायसेन में देखने को मिल जाता है, मतलब मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। क्लियर? और देश का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर केबल युक्त शहर कौन सा है? ऑप्टिकल फाइबर केबल युक्त शहर
केबल युक्त शहर पूछा गया बच्चों, शहर है आपका गुरुग्राम। याद रखना, गुरुग्राम ऑप्टिकल फाइबर केबल युक्त शहर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक यहां पर एक नई बात आती है। नई बात क्या आ जाती है बच्चों? डार्क फाइबर। एक होता है बच्चों डार्क फाइबर। याद रखना, डार्क फाइबर भी वही ऑप्टिकल फाइबर जैसा होता है। क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। यह भी ऑप्टिकल फाइबर है, सबसे पहले याद रखना। ये भी सर OF है ना। ये क्या होता है? जिससे बिछाया जा चुका है, परंतु वर्तमान में इस ऑप्टिकल का संचार में उपयोग नहीं किया जाता। मतलब इस ऑप्टिकल फाइबर की लाइन को तो बिछा दिया गया है, लाइन को सर बिछा दिया गया है, लेकिन इसका बच्चों यूज नहीं हो रहा है वर्तमान में, है ना। यूज खत्म हो गया है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? डार्क फाइबर बोलेंगे। क्लियर? क्लियर हुई चीजें? इसको क्या बोलेंगे बच्चों? डार्क फाइबर बोलेंगे। चलो बढ़िया। फिर हम देखते हैं बच्चों संचार हेतु प्रयुक्त तरंगें। संचार हेतु प्रयुक्त तरंगें, ये भी हमारा टॉपिक भूल गए थे हम, बीच में हमने छोड़ दिया था। संचार हेतु प्रयुक्त कौन कौन सी तरंगें होते हैं? हेतु तरंगें कौन कौन सी तरंगों का यूज करते हैं संचार हेतु बच्चों? 3 तरंगों का यूज करते हैं। पहली तरंग होती है बच्चों कौन सी? भू तरंग संचरण। भू तरंग संचरण। दूसरी होती है बच्चों आकाश तरंग संचरण। आकाश तरंग संचरण। तीसरी हमें देखने को मिल जाती है बच्चों अंतरिक्ष तरंग संचरण। अंतरिक्ष तरंग संचरण देखने को मिल जाती है। भू तरंग, आकाश तरंग और अंतरिक्ष तरंग। याद रखना बहुत अच्छे से। क्लियर? क्लियर? जो भू तरंग होती है बच्चों, उनकी आवृत्ति कम देखने को मिलती है, कम फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। जबकि अगर हम देखें इसकी आवृत्ति कितनी देखने को मिल जाती है? जो आकाश तरंग है इसकी आवृत्ति देखने को मिल जाती है 3 से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में देखने को मिल जाती है। वही हम देखें अंतरिक्ष तरंगों की आवृत्ति देखने को मिल जाती है 40 मेगाहर्ट्ज के बीच में देखने को मिल जाती है। क्लियर? अगर हम बात करें बच्चों, ये अंतरिक्ष तरंग है। अंतरिक्ष तरंग में क्या देखने को मिल जाता है हमें? रेडियो संचार और उपग्रह संचार दोनों अंतरिक्ष तरंगों से ही होते हैं। रेडियो संचार और उपग्रह संचार, रेडियो और उपग्रह संचार इसी के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाते हैं, अंतरिक्ष तरंग के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं बच्चों, एक बार देख लेते हैं ब्रॉडबैंड, है ना। ब्रॉडबैंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रॉडबैंड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो वो अपन थोड़ी सी चीजों की बात यहां पर कर लेते हैं। ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड का फुल फॉर्म क्या हो जाता है बच्चों? होता है वाइडली यूज्ड बैंडविड्थ ब्रॉडबैंड। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों, ब्रॉडबैंड का अर्थ क्या होता है? वाइडली यूज्ड बैंडविड्थ ब्रॉडबैंड। इसका क्या कहा जाता है? अर्थ इसको देखने को मिल जाता है। ये क्या देखने को मिल जाता है बच्चों? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। जो हाई स्पीड होता है ना, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है ना। इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है इसको, ब्रॉडबैंड को। क्लियर? अगर हम देखें बच्चों ब्रॉडबैंड के प्रकार, तो प्रकार एक बार फटाफट देख लो। प्रकार होते हैं बच्चों 5। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सर DSL। एक होता है सर DSL। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हमें देखने को मिल जाता है। याद रखना यह एक वायर लाइन ट्रांसमिशन तकनीक होती है। दूसरा हमें प्रकार देखने को मिल जाता है, दूसरा प्रकार हम देखते हैं सर केबल मॉडेम। केबल मॉडेम क्या होता है बच्चों? यह लोकल टीवी प्रदाता जो यूज करते हैं ना, लोकल टीवी प्रदाता, उसको हम बोलते हैं केबल मॉडेम। फिर हमें देखने को मिल जाता है बच्चों टीवी, यहां पर लिखना है लोकल टीवी। चलो तीसरा हमें देखने को मिल जाता है बच्चों फाइबर ऑप्टिक्स। आजकल इसका यूज किया जा रहा है बच्चों, किया जा रहा है ना फाइबर ऑप्टिक्स, इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए। नई तकनीक है ये फाइबर ऑप्टिक्स, ये इंटरनेट के लिए यूज हो जाती है, फिर हम देखते हैं चौथा बच्चों देखने को मिल जाता है वायरलेस, है ना, वाईफाई वगैरह जो घरों में यूज किया जाता है। और पांचवा हमें देखने को मिल जाता है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। मतलब सर ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, ये हमें 5 प्रकार देखने को मिल जाते हैं किसके? ब्रॉडबैंड के। क्लियर? ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखें। कौन कौन से? DLS होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल मॉडेम, फाइबर ऑप्टिक्स, वायरलेस और ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। तो ब्रॉडबैंड आप समझ गए। फिर बच्चा यहीं पर हो जाता है ब्रॉडबैंड, आपने सुना तो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान लेकर आई थी भारत सरकार। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान लेकर आई थी बच्चों कौन?
भारत सरकार लेकर आई थी। ये कब लेकर आई थी? ये लेकर आई थी बच्चों राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अंतर्गत लेकर आई थी, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान। अभी हमने देखा इसमें क्या बोला गया था बच्चों कि ग्रामीण और सुदूर दूरसंचार सेवाओं के लिए, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में और वह क्षेत्र जो दूर है वहां पर ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराएंगे 2022 तक, ये यहां पर बोला गया था। ठीक है, एक और चीज यहां पर बोली गई थी कि 2024 तक हमें प्रति हजार घनत्व पर एक टावर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चों? एक टावर देखने को मिलेगा। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें हमारी यहां पर क्लियर हुई। हमने सारी जो चीज वहां पर हमने थोड़ी बहुत छोड़ दी थी वो हमने यहां पर क्लियर करी। अब फटाफट कुछ क्वेश्चंस का अपन अध्ययन करते हैं, फिर अपन क्लास को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों? वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा में कम किंतु अचालकों जैसे कांच से अधिक होती है, कौन से होते हैं? अर्धचालक, सुचालक, अचालक या कुचालक। 30 सेकंड आपके पास है, आप आंसर करो आराम से। वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा में कम किंतु अचालकों जैसे कांच से अधिक होती है, क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं आपके अर्धचालक। क्या कहलाते हैं बच्चों? अर्धचालक कहलाते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स निम्न में से एक महत्वपूर्ण शाखा है। इलेक्ट्रॉनिकी निम्न में से किसकी एक महत्वपूर्ण शाखा है? कंप्यूटर विज्ञान की शाखा है सर, भौतिक विज्ञान की, आधुनिक भौतिक विज्ञान की या इलेक्ट्रॉनिकी की? किसकी महत्वपूर्ण शाखा देखने को मिल जाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स। 30 सेकंड आपके पास है, फटाफट आंसर करना। ये बच्चा हमें देखने को मिल जाती है भौतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत निम्न में से किन उपकरणों का अध्ययन किया जाता है? डायोड का अध्ययन करते हैं सर, ट्रांजिस्टर का अध्ययन करते हैं, दोलन या मॉड्यूलेशन? 30 सेकंड है बच्चा, आंसर करो। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत किस प्रकरणों का अध्ययन हम करते हैं? डायोड, ट्रांजिस्टर, दोलन और मॉड्यूलेशन। इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चा? इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा आपका मॉड्यूलेशन का अध्ययन करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत। चौथा क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग किए जाने वाले प्रकरणों में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक यूज होता है? काफी इजी क्वेश्चन है। कॉमनली यूज सब्सटेंस क्या है? 30 सेकंड है बच्चा, आंसर करो। सुचालक, कुचालक, अचालक या अर्धचालक? इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं लेक्चर्स में, मैंने सारी चीजें आपको बता रखी। बिल्कुल सर, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। तो बच्चा किसका यूज करते हैं हम? यूज करते हैं आपका अर्धचालकों का। ठीक है, फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। डोपिंग प्रक्रिया की सहायता से निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है। सुचालक को वृद्धि कर सकते हैं सर चालकता में, अचालक में कर सकते हैं, कुचालक में कर सकते हैं या अर्धचालक में कर सकते हैं। 30 सेकंड आपके पास है, आंसर करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसमें कर सकते हैं बच्चा? फटाफट बताओ। सुचालक, अचालक, कुचालक या अर्धचालक? ये वृद्धि हमें देखने को मिल जाती है बच्चों, ये वृद्धि हमें किसमें देखने को मिल जाती है? अर्धचालकों में हम क्या कर सकते हैं बच्चे? उनकी चालकता में वृद्धि कर देते हैं। जो भी मैंने बताया था ना कि हम डोपिंग प्रक्रिया करते हैं, कुछ सब्सटेंस उसमें मिला देते हैं, अशुद्धि उसमें मिला देते हैं, है ना? किसमें मिलाते हैं? अर्धचालक को मिलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों की उच्चतम से निम्नतम गति का सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? उच्चतम से निम्नतम गति, सबसे ज्यादा उच्च गति किसमें है? फिर धीरे धीरे निम्न गति की बात करी जा रही है। माध्यमिक भंडार, मुख्य मेमोरी, रैम, कैश मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, माध्यमिक भंडार, मुख्य मेमोरी, रैम, सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी, माध्यमिक भंडार और कैश मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर, मुख्य मेमोरी, माध्यमिक भंडार। फटाफट आंसर करना आपके पास बच्चा। इसके लिए मैं दे रहा हूं 30 सेकेंड, फटाफट इसका आंसर करो। Which of the following correctly lists computer memory types from the highest to lowest speed? सबसे पहले highest speed आएगी, फिर lowest speed आएगी। कैश मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर, मुख्य मेमोरी, माध्यमिक भंडार और सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी मतलब रैम और माध्यमिक भंडार। इसका आंसर हमें देखने को मिल जाएगा बच्चों क्या? सीपीयू रजिस्टर, फिर आ जाता है कैश मेमोरी, फिर माध्यमिक भंडार और फिर हमें देखने को मिल जाता है क्या बच्चों? फिर हमें देखने को मिल जाता है आपकी मुख्य मेमोरी। देखो
अगर हम बात करें बच्चों, मेमोरी 3 प्रकार की होती है, ये सारी चीजें हम अभी आगे जाके कंप्यूटर की क्लास में पढ़ेंगे। फिर आता है बच्चों NMEICT का फुल फॉर्म क्या है? NMEICT का फुल फॉर्म क्या, किस चीज के लिए स्टैंड करता है? आपके पास ऑप्शन है IIT के माध्यम से शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन, ICT के माध्यम से ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय मिशन, या ICT के माध्यम से ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय मिशन, या ICT के माध्यम से ई लर्निंग पर राष्ट्रीय मिशन। आपके पास 30 सेकंड आंसर करना। NMEICT स्टैंड फॉर, किस चीज के लिए स्टैंड करता है? किस चीज के लिए स्टैंड करता है, फटाफट बताओ। ये स्टैंड करता है बच्चों, ये स्टैंड करता है आपका किसके लिए? ICT के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन, है ना। ICT के माध्यम पर शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन के लिए यह चीज स्टैंड करती है। निम्नलिखित में इसमें कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड है, विंडोज है, मोजिला फायरफॉक्स है, एक्रोबैट रीडर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करी जा रही है ना। 30 सेकंड आपके पास है, फटाफट आंसर करना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS वर्ड, विंडोज, मोजिला फायरफॉक्स, एक्रोबैट रीडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? अगर हम बात करें बच्चों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? मोजिला फायरफॉक्स। याद रखना, मुक्त स्रोत अथवा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनको कहा जाता है जिनका सोर्स कोड सभी के लिए क्या होता है बच्चों? खुला होता है, उनको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक नेटवर्क में संचरण के लिए डेटा को एनकोडिंग या स्क्रैम्बलिंग के रूप में जाना जाता है, ये क्या कहा जाता है? संरक्षण, जांच, इंक्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन। इसके लिए भी आपको 30 सेकंड दिए जा रहे हैं, फटाफट आंसर करना। संरक्षण, जांच, इंक्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन। ये हमें देखने को मिल जाता है बच्चा क्या? ये हमें देखने को मिल जाता है आपका इंक्रिप्शन, है ना। इंक्रिप्शन डिजिटल डेटा को क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से गणितीय रूप से एनकोड करके सुरक्षित करने की बात करी जा रही है। फिर जब इसको खोया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चा, अगला क्वेश्चन हमारा है, जब कोई कंप्यूटर बूट होता है तो BOIS किसके द्वारा मेमोरी में लोड किया जाता है? RAM, ROM, CD-ROM या TCP, किसके द्वारा लोड किया जाता है? व्हाट इज द कंप्यूटर बूटिंग द BOIS इज लोडेड इनटू मेमोरी बाय? ROM, CD-ROM या फिर TCP, किसके द्वारा लोड किया जाता है BIOS? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलो अगर हम बात करें किसमें हो जाता है बच्चों? रोम में ये लोड किया जाता है, रोम में लोड किया जाता है। क्लियर? ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें बच्चों, इस तरीके से हमारा क्या होता है? क्लास की समाप्ति की घोषणा होती है। यहाँ पर हम बात करें बच्चों, अभी 20% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर, आप देख सकते हैं। अगर आप 24 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन देखना चाह रहे हैं तो आपको 18,000 की जगह कम से कम 14,000 यहाँ पर रुपए देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ इतने ही रुपए देने हैं। गुरुकुल बैच स्टार्ट हो गया है तो आप उसको भी बहुत अच्छे से एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखने को मिला अनअकैडमी स्टोर पर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है, बैचेस, कोर्सेज, एक स्पेशल टीचर्स के भी कोर्सेज हमें देखने को मिल रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। अप्रैल में बैच हमारे स्टार्ट हो गए बच्चों। विजय पथ 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, जिद होगा 13 अप्रैल से स्टार्ट और जीत होगा बच्चों 20 अप्रैल से स्टार्ट। क्लियर? चलो बेनिफिट आपको पता ही है। सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। RRMPPSC बच्चा अपना कोड है, अगर कोई भी बच्चा कोर्स खरीदना चाह रहा है तो खरीद सकता है। क्लासेस याद रखिएगा बच्चों, फ्री क्लासेस मेरी चल रही हैं अभी अनअकैडमी पर, फ्री क्लासेस चल रही हैं बच्चों। शाम 7 बजे होती है साइंस की क्लास, शाम 7 बजे होती है बच्चा साइंस की क्लास। और साइंस में हम क्या कर रहे हैं बच्चों? MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं बच्चा 9 बजे हमारी क्लास किसकी होती है? ऐप पर ये दोनों क्लासेस देखने को मिल जाती हैं, ऐप पर दोनों क्लासेस देखने को मिल जाती हैं। 9 बजे देखते हैं हम MPGK की क्लास। किसकी क्लास देखते हैं बच्चों? MPGK की क्लास देखते हैं। ये भी बच्चों हम किस बेसिस पे कर रहे हैं? MCQ प्लस कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं। और बच्चा मेरा पॉलिटी का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, पॉलिटी का क्रैश कोर्स PSC के लिए बच्चों पॉलिटी का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। ये बच्चों 4 बजे से स्टार्ट होगा, रोज शाम 4 बजे हमें देखने को मिलेगा। क्लियर? तो जो भी बच्चा, सारी फ्री क्लासेस हैं, ये क्रैश कोर्स भी फ्री क्लासेस है, सब कुछ अगर आप फ्री में अटेंड करना चाह रहे हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रखी होगी मेरी प्रोफाइल की, मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक है बच्चा, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।